9:30 से ये टाइम तो बस वही है। चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तुरंत प्रभाव से। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। कैसे आप सभी लोग? फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिएगा सारे बच्चे तुरंत प्रभाव से। हाँ जी। और कल आपको कौन सी टॉपिक डलवाया था? प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक की परिकल्पना, हेडिंग डलवाई थी आपको, प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक की परिकल्पना, प्लांक हाइपोथेसिस। अब देखो तुम्हें मेन मुद्दा क्या है, अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों पढ़ रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें लाइट के नेचर में दिक्कत आ रही थी। क्या आ रही थी? लाइट के नेचर में। क्योंकि लाइट के नेचर को क्लासिकल क्या मानता था? वेव नेचर, तरंग प्रकृति। और बाद में थोड़े दिन बाद में क्या कंसेप्ट आया कि ये क्या है? पार्टिकल से बनी हुई है। वेव इज ए, जो लाइट का नेचर है वो कैसा? पार्टिकल नेचर है। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो इफेक्ट है वो पढ़ा था। इसके बाद मैक्स प्लांक थे 1900 के अंदर। मैक्स प्लांक ने अपना एक हाइपोथेसिस दी, यानी एक परिकल्पना दी। अब ये परिकल्पना क्या थी कि प्लांक ने ये चीज बताई कि जो आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटीकृत होती है। या आप उसको दूसरे शब्दों में बोलो तो डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। विविक्त होने का मतलब जैसे कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं लेगा वो, ऐसे सतत वैल्यू नहीं लेगा। क्या लेगा? डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, अलग अलग। इनको डिस्क्रीट मान सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसके बाद 1 के बाद क्या रहा है? 2, 2 के बाद क्या रहा है? 3। इसके बीच वाली वैल्यूज क्या हैं? गायब हैं। इसके बीच वाली वैल्यू क्या है? गायब है। दैट इज मींस कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। यानी आप इनको बोल सकते हो क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड वर्ड में एक छोटा सा वर्ड छुपा है, क्वांटा। क्या वर्ड छुपा हुआ है? क्वांटा। तो क्वांटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं कि किसी चीज का क्वांटा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितनी भी चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मल्टीपल में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे वाली लिखूं तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे वाली लिखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी मल्टीपल किसका आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी लोवेस्ट यूनिट है, इससे कोई भी छोटी यूनिट नहीं हो सकती। जितनी भी यूनिट होंगी क्या होंगी? इसके मल्टीपल के रूप में होंगी। दैट इज क्वांटा। वैसे ही एनर्जी बताई गई मैक्स प्लांक के अनुसार कितनी? E बराबर एन एच न्यू। क्या थी? E बराबर एन एच न्यू। और ये एच न्यू क्या था? एनर्जी का क्वांटा। क्लियर है? क्या था? एनर्जी का क्वांटा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर? आज ही किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? सपना दाकड़ गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब एक काम करते हैं, इस हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो राइट डाउन करो, प्लांक की परिकल्पना, हेडिंग डालो, प्लांक हाइपोथेसिस लिखो। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। प्लांक की परिकल्पना के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर
ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर, अभी बताया किस रूप में होगा, सतत न होकर विविक्त रूप में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण सतत न होकर विविक्त रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा का विनिमय, अर्थात ऊर्जा का विनिमय ऊर्जा का विनिमय ऊर्जा के न्यूनतम मान, ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा का यह न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है। ऊर्जा का यह न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है। और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और यही प्लांक की परिकल्पना होती है। और यही प्लांक की परिकल्पना होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। आगे लिखना, यह प्लांक की परिकल्पना, यह प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत, ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। क्वांटम या क्वांटा, तब ना व्हाट इज द क्वांटम, ये क्वांटा पूछ रही है, क्वांटा क्वांटम पूछ रही है बेटा, बताना एक बार। क्वांटम तो बता ही दिया ना मैंने क्या है, क्वांटम की नई थ्योरी क्या है। यहां प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। वह क्या था बेटा, पहले क्या था, लाइट को क्या माना गया था, वेव नेचर माना गया था। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे दर्शाना चाहो तो पहले जो लाइट थी उसको क्या माना गया था, ऐसे वेव, कॉन्टिन्यूस, क्या माना गया था, कॉन्टिन्यूस, इस टाइप से। क्या है वो, तरंग प्रकृति। उसकी कैसी प्रकृति है, तरंग प्रकृति, यानी वेव नेचर है उसका। कैसी प्रकृति है बेटा, तरंगे प्रकृति, यानी वेव नेचर। वेव नेचर थी, ठीक है। पहले यह माना गया था किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बट जैसे ही आपका क्या आया, क्या आया, क्वांटम, और क्वांटम के अनुसार क्या माना गया लाइट को कि क्या है, पार्टिकल नेचर की है। किस टाइप की है बेटा, ये पार्टिकल नेचर की है। कैसे नेचर की है, पार्टिकल्स नेचर की है। पैकेट के रूप में चलती है, किसके रूप में, पैकेट। और उसे ही क्या कहा गया था, क्वांटा कहा गया था। क्या कहा गया था, क्वांटा कहा गया था। ये किसके अकॉर्डिंग है भैया, पार्टिकल, यानी क्वांटम के साथ कण प्रकृति है, पार्टिकल नेचर है इसका। क्या है, कण प्रकृति, यानी पार्टिकल नेचर। और किसके अनुसार, क्वांटम भौतिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वांटम
मैकेनिक्स। अब बात को समझो, अभी आपको थ्योरी में ऊपर क्या लिखाया कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो इमीट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी ब्लैक बॉडी के अंदर। वो किसकी वजह से होंगी? उस ब्लैक बॉडी में उपस्थित ऑसिलेटर्स की वजह से, दोलकों की वजह से। सर ये चीज समझ में नहीं है। देखो कल परसों आपको ऐसा करवाया था, इसके अंदर क्या था, एक ब्लैक कोटेड था, इसमें पदार्थ है वो जो परमाणु वो क्या करते हैं, दोलक की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? ऑसिलेटर की तरह। जैसे उसको एनर्जी मिलती है वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट। और ये जो ऑसिलेट करते हैं इसकी वजह से क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जो इससे बाहर निकलकर यहां से निकल रही थी, यहां से अवशोषित होकर वापस निकल रही थी, एब्जॉर्ब और इमिशन हो रहा था। ये किसकी वजह से हो रहा था? इन दोलकों की वजह से, ऑसिलेटर की वजह से। फिर बोला कि प्लांक ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू प्लांक हाइपोथेसिस जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब यहां से यहां एनर्जी, जो एनर्जी की वजह से तो आ रहा है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो क्वांटीकृत है। वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? वो डिस्क्रीट वैल्यूज ले रही है, वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं ले रही है। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में अंतर बताया ना तुम्हें। आप बोल सकते हो कि जो यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो ऊर्जा के एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में हो रही है। मान लो ऊर्जा का न्यूनतम मान यहां मैक्स प्लांक ने कितना बताया, एच न्यू है, तो मैंने इसको क्या बताया, एन एच न्यू। मतलब इस एच न्यू के मल्टीपल के रूप में एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, अकॉर्डिंग टू प्लांक के हाइपोथेसिस। और ये जो मिनिमम अमाउंट था एनर्जी का, इसे हम बोले, क्या बोला, फोटोन। क्या बोला गया? फोटोन। और दैट इज क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी यही ऊर्जा का क्या है, न्यूनतम मान है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटा बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी एनर्जी होगी वो इसके मल्टीपल के रूप में क्या होगी, पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है, तो मल्टीपल के रूप में ट्रांसफर होगी। और यही थ्योरी क्या कहलाती है, यही आपकी जो हाइपोथेसिस है क्या कहलाती है, प्लांक हाइपोथेसिस। और प्लांक हाइपोथेसिस किसके रूप में प्रचलित है, यानी जो पॉपुलर है वो किसके लिए है, वो एनर्जी के क्वांटीकृत के रूप में, क्वांटाइजेशन के रूप में क्या है, प्रचलित है। तो ये तो वेव नेचर था उसका, और ये क्या था आपका, पार्टिकल नेचर, इस तरीके का। और इसमें से आपको पता है इसको क्या बोला गया था, इसको फोटोन। क्या बोला गया था बेटा, फोटोन। फोटोन बोला गया था इसको। क्या बोला गया था, फोटोन। अब जैसे देखो कि एनर्जी आपको पता है कि, याद रखना इसके अंदर ये जो, अब मैंने एनर्जी तो बता दी तुम्हें, एनर्जी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग, E बराबर एन एच न्यू। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो आपकी इमिट और उत्सर्जित हो रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, किसकी फ्रीक्वेंसी है, दोलक की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। इस बात का ध्यान रखना, जो ये एन है ये दोलकों की संख्या। समझ गए मेरी बात। तो इसमें क्या होगा कि एच क्या है, प्लांक का नियतांक। एच को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट जानते हो आप क्या क्या होते हैं, अरे यूनिवर्सल कांस्टेंट एच या एच कट बोल सकते हो, आगे जाके आएगा। जी है इन्हीं पे बेस, याद रखना 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डायमेंशन याद रखनी है, जूल इंटू सेकेंड। ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको। ये क्या बोला जाता है इसको, प्लांक के नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, प्लांक के कांस्टेंट। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका ध्यान रखेंगे भैया सारे। न्यू क्या है, दोलक की आवृत्ति। क्या है, दोलक की आवृत्ति। दोलक की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर। अब आ जाओ यहां, तो ये हिंदी मीडियम वाले ये उतार लो, इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो, प्लांक हाइपोथेसिस लिखो। प्लांक हाइपोथेसिस के बारे में लिखना, द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the absorption and emission of electromagnetic waves
are due to oscillators due to the oscillators present in the black body, present in the black body. Present in the black body, full stop. According to Planck's hypothesis, according to Planck hypothesis, according to Planck hypothesis, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू, देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. Transfer of energy is not continuous but in a discrete form, but in a discrete form, full stop. The exchange of energy, the exchange of energy the exchange of energy take place in the form, take place in the form an absolute multiple of the form, an absolute multiple of the minimum value of energy, minimum value of energy, minimum value of energy, full stop. This minimum energy is called photon. This minimum energy is called photon. Minimum energy is called photon, full stop. This hypothesis is known as Planck hypothesis. This hypothesis is known as Planck hypothesis, and also called quantization of energy, and also called quantization of energy. हाँ भाई साहब, ये उतारो फटाफट. आशीष, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आशीष. सॉलिड स्टेट की क्लास स्टार्ट करेंगे यार, बारिश का मौसम थोड़ा सा सही हो जाए, क्लास स्टार्ट कर देंगे यार. सॉलिड की बोल दिया मैंने, मतलब बोल दिया, इस बार स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं करेंगे. एक बार थोड़ा सा ये बारिश का मौसम है, इसको निकल जाने दो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे आ जाएं. इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, भयंकर बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश रुक ही नहीं रही है. सॉलिड की क्लास स्टार्ट करेंगे, मत टेंशन लो आप. तो लिखना रे प्लांक ऊर्जा, प्लांक एनर्जी. एन बराबर 1 2 3 4 5.
तेरा ऐप अभी लॉगिन करेंगे इस क्लास के बाद, पक्का, ठीक है। तो लिख लेना रे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, गोपाल लिख लिया। अब जो ये टॉपिक आ रहा है ना, ये आपको कई बार एक छोटे क्वेश्चन में मिलेगा, डेढ़ नंबर, प्लैंक की परिकल्पना को समझाइए, एक्सप्लेन द प्लैंक हाइपोथेसिस। ये छोटे वाले क्वेश्चनों में मिलेगा, तो आपको यहीं तक करना है। पर अब जो आगे क्वेश्चन आ रहा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ध्यान से पढ़ना। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गए हैं यहां से, मैंने तुम्हें कल परसों ही कहा था ना, थ्योरी एक बार खत्म होने के बाद इसमें क्या है, पूरे डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। प्लैंक, अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये बड़े वालों में आता है, ठीक है। प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा की औसत, दोलकों की औसत ऊर्जा। अब यहां से अपने समझ में आएगा सारी चीज, औसत ऊर्जा, या तो एवरेज बोलो या मीन बोलो, है ना। मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर्स, समझ गए मेरी बात। प्लैंक ऑसिलेटर्स, प्लैंक्स ऑसिलेटर्स, ठीक है। हेडिंग डालो सारे के सारे, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा, मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक्स, मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर्स। हेडिंग डालो और इस पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देंगे रे देंगे, और डिस्काउंट देंगे, मत टेंशन ले आशीष यार, तू क्यों लोड ले रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हेडिंग डालो और इस पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए, इस साल के लिए ऊपर ही ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए लगा लो। अब मुद्दा है हमारा कि इसको पूरे डेरिवेशन को ढंग से करना है, तो ढंग से करने के लिए आप अपना कॉपी पेन साइड में रख दो। पहले मैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट करूंगा, और कंप्लीट करने के बाद आपको इसको उतारना है। क्या करना है, बाद में उतारना है। अब धीरे धीरे समझेंगे। देखो, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना करने के लिए क्या करना, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है या उपयोग किया जाता है। यानी टू डिटरमाइन द मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर वी यूज मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, जो आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर थर्मोडायनामिक्स की लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ते थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। वही ये क्या यूज में लेनी है, यहां लेनी है। तो प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है। पहली लाइन किसी के समझ में आई? आपसे पूछे कि दोलकों की औसत ऊर्जा किसके अनुसार ज्ञात की जाती है, तो आप कहोगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अनुसार फाइंड आउट की जाती है। तो पहली लाइन क्या हुई इसके अंदर, अपन लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? देखो, इसके अंदर अपन लिख देते, देखो, प्लैंक के दोलकों की औसत ऊर्जा
हमें निकालनी क्या है? प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना। क्या करनी है अपने को? कैलकुलेशन की गणना। और किसके अनुसार निकाली जाएगी भैया? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, एक बार मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें ना, की जाती है। तो पहली लाइन किसी की कोई दिक्कत? यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी होती क्या है? याद करो, आपको लिखवाया जाता था ए ई की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन के टी, कुछ ऐसा लिखवाया जाता था। अरे ऐसे ए ई की पावर माइनस ई एन अपॉन के टी, ऐसा कुछ लिखवाया गया था। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की संख्या, यह क्या बताती थी? संख्या। क्या बताती थी? संख्या। तो यदि मैं यहां पे लिखूं तो आप क्या लिखोगे? देखो ये चीजें यहां पे वापस नहीं करवाई जाएंगी ना। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार कृष्णिका में दोलकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट इन ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, किस प्रकार? कृष्णिका में उपस्थित, ऐसे लिखो, उपस्थित दोलकों की संख्या है ना, उपस्थित दोलकों की संख्या। अब ये दोलकों की संख्या कैसे? ये अपन डायरेक्ट वहां से सेकंड ईयर से कैसे दिखाते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की संख्या ए और एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस ई एन अपॉन के टी, ये होती है एनर्जी। होती है कि नहीं होती? अब यहां दोलकों की ऊर्जा कितनी है बेटा, ये बताओ मुझे। ऊर्जा, एनर्जी, दोलकों की ऊर्जा, एनर्जी कितनी, ये बताओ। एनर्जी अभी अभी अपन बता के गए कि एनर्जी होती कितनी है। एनर्जी को हम लिखते हैं ई एन से, और बेटा कितनी होती है? एन एच न्यू। अरे अपन प्लांक के लिए तो पढ़ रहे हैं, और प्लांक की ऊर्जा कितनी है? अब हम कुल दोलकों की संख्या निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? कुल दोलकों की संख्या। अब कुल दोलकों की संख्या कैसे निकालें, ये बताओ मुझे। अपन कुल दोलकों की संख्या निकालने के लिए कि मान लो अपने पास दोलकों की संख्या को अपन लिख रहे हैं एन से, इसको एन से ही तो लिखते थे आप, 1 2 3 डॉट ऐसे लिखते थे। तो एन को टोटल निकालने के लिए अपन क्या करें? देखो, क्योंकि हमें तो कुल चाहिए ना, तो कुल दोलकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको समेशन, क्योंकि यहां किसकी बात होगी? मैक्स प्लांक के अनुसार की ऊर्जा क्या है? डिस्क्रीट का फॉर्म, डिस्क्रीट की बात करें, और डिस्क्रीट के लिए हमेशा समेशन यूज किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमेशा इंटीग्रेशन। दोनों एक ही चीज हो, जोड़ने का ही काम करते हैं दोनों। तो मेरे पास मतलब दोलकों की संख्या को लिख रहा हूं मैं एन से। अब मैं एन बराबर 0 से लेकर कहां लगा दूं? इनफाइनाइट तक, तो सारे दोलक आ जाएंगे इसके अंदर। अब इस एन की वैल्यू यही तो है, अरे दोलकों की संख्या यही तो है। दोलकों की संख्या को किससे लिख रहा हूं मैं? एन से। तो अब मुझे यदि यहां लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बराबर का चिन्ह, समेशन,
और n बराबर 0 से इनफाइनाइट, और a क्या लिखा उसके अंदर, a लिखा था ना, a, और एक्सपोनेंशियल में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल en की जगह माइनस का n h न्यू अपॉन kt, और समीकरण नंबर 1। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अब इसको अपन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा यही है कि अपन इसकी पूरी कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो धीरे 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 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करनी है। समीकरण नंबर 1 आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं एक छोटे से पार्ट एच न्यू अपॉन के टी को एक्स मान लेता हूं, आपकी सहूलियत के लिए कि आसान हो जाए। कैसे सर? देखो, माना, लेट, डेरिवेशन पूरा ध्यान से सुनना रहे, माना, और क्या माना मैंने कि एच न्यू अपॉन के टी के बराबर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया। क्या मान लिया? एच न्यू अपॉन के टी। ये वापिस आगे जाके वापिस रख देंगे। इसका मतलब यदि एच न्यू अपॉन के टी की जगह x है तो ये माइनस एन एक्स हो गया। तो यदि दोलकों की संख्या पूछी जाए तुमसे बार बार, दोलकों की कुल, अभी एक बात ध्यान रखना इस बात का, ये दोलकों की संख्या है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, कुल दोलकों की संख्या, ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? कुल दोलकों की संख्या। कैसे कन्वर्ट होगी बेटा ये बताना? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैसे? समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट और एक्सपोनेंशियल और माइनस का n x, इक्वेशन नंबर 3 या 2 ही आई है ना अभी। अब दोल 2 ही आई है यार, 2 ही तो आई है अभी, हाँ 2 ही है। अब देखो तरीके से आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा? ये तो आएगा, ये कहां जाएगा? ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं दोलकों की कुल ऊर्जा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइए जरा, दोलकों की कुल ऊर्जा। अब दोलकों की कुल ऊर्जा आ रही है भैया, दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, दोलकों की कुल ऊर्जा। अब एक की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। एन की कितनी होगी? एन एच न्यू। और कितने ऑसिलेटर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, इतने तो ऑसिलेटर और उनकी ऊर्जा कितनी है? एन एच न्यू। तो मल्टीप्लाई कर दो तो दोलकों की कुल ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे तो करते हैं, एक है, एक की ऊर्जा एच न्यू है, और 10 है तो 10 इंटू एच न्यू, तो 10 है। तो इसमें क्या आएगा बराबर बताओ? समेशन और एन एच न्यू और ए एक्सपोनेंशियल और माइनस का एन एक्स, समीकरण नंबर 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई कुल दोलकों की संख्या को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये क्या आ गई मेरे पास? दोलकों की कुल ऊर्जा। अब निकालनी है हमें औसत ऊर्जा, यानी मीन एनर्जी, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है? मीन एनर्जी निकालना। तो ध्यान से सुनिए, अब औसत ऊर्जा कैसे निकालते हो आप? औसत ऊर्जा जैसे आप उसमें निकालते थे वैसे इसमें निकालनी है, मीन एनर्जी यानी औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा कैसे निकलती है बताओ फटाफट? दोलकों की कुल ऊर्जा और नीचे दोलकों की कुल संख्या का भाग लगा दो। अरे जैसे 10 है तो 10 मान लो सबको जोड़ दो और उसके नीचे 10 का भाग लगा दो, सेम एज इट इज। तो क्या लिखोगे? दोलकों की औसत ऊर्जा में क्या लिखोगे? दोलकों की कुल ऊर्जा की कुल ऊर्जा और नीचे किसका भाग लगाओगे? और नीचे भाग लगा दो दोलकों की संख्या। संख्या भी क्या? कुल संख्या, ध्यान रखना ना, एक नहीं। तो दोलकों की कुल संख्या। अब चलो मुझे बताओ एक बात, तो दोनों चीज आपने निकाल रखी है क्या? ऊपर निकाल रखी है ना दोनों चीज, संख्या भी निकाल रखी है और ये भी निकाल रखा है। तो अब समीकरण 3 में तो कुल ऊर्जा है और 2 में क्या है? संख्या। तो समीकरण क्या लिखूंगा मैं? समीकरण नंबर 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3।
चलो बताओ अब कैसे लिखोगे इसको, औसत ऊर्जा को बताओ। एवरेज ऑफ ई, क्लियर। अब बताओ दोलकों की संख्या कितनी है ऊपर वाली, कुल ऊर्जा कितनी है बताओ। समीशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट n h न्यू a एक्सपोनेंशियल और माइनस का nx और डिवाइड बाई, हाँ, समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट a एक्सपोनेंशियल और माइनस का nx। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो ऑनलाइन वाले बताओ फटाफट। थैंक यू भाई आशीष, थैंक यू आशीष। यार ये डिलीट क्या कर रहा है, तू बता दिया अगर मुझे कोई भी बात हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जैसी तेरे को लगे वैसा बता दिया अगर, मुझे तेरे को जैसा लगे वैसा मुझे बता दिया अगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक बार इस पे थोड़ा ध्यान दे लो, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो भी चीज हो तुम बता दिया करो, मुझे जैसा तुम्हें लगे वैसा बता दिया करो, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने अभी अभी ऊपर ये एन एच न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर आना, एच न्यू की जगह आप एक्स के टी लिख सकते हो क्या। एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, एक्स के टी लिख सकते हो। चलो लिखो तो एक बार इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं पूरा। चलो एवरेज ऑफ एनर्जी ई और समेशन, चलो लिखो जरा, एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट, और एक काम करो एच तो पड़ा रहने दो एज एज, एच न्यू की जगह क्या आएगा एक्स के टी, तो एन तो एज इट इज, और इसकी जगह क्या आ गया एक्स के टी। अब ई की सॉरी ए भी है ना, कैपिटल ए और एक्सपोनेंशियल और माइनस का एन एक्स। बट एक चीज ध्यान रखो अभी, आप अभी के लिए, अभी मैं तुम्हें बताऊं कि इस ए के ऊपर इस समेशन का कोई काम है क्या। समेशन किस पे लगा हुआ है, एन पे, तो काम किस पे करेगा, एन पे, मतलब ए का कोई काम नहीं। इसलिए मैं बार बार इसको लटका के ना रखना चाहूं और इसको कहां ले आऊं, बाहर, डिवाइड बाई नीचे। इसमें भी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको इसलिए किस लिए कहां निकाल लें, इसको बाहर, और एक्सपोनेंशियल एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट और एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स। ये लो एक स्टेप में तो ये सलट गया, और ये स्टेप आ किस में गई, स्टेप आ किस में गई, ये एक्स वाले टर्म आ गई। अब देखो इस एक्स के टी पे किसी भी प्रकार का एन का इफेक्ट आएगा क्या, एक्स के टी पे किसी भी प्रकार का एन का इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि समेशन किस पे लगा हुआ है, एन पे। तो एक काम करो, आगे वाले स्टेप में क्या करते हैं अपन, हाँ जी, समेशन सॉरी एक्स के टी बाहर, फिर क्या लगाओ, समेशन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट और एन और एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स और डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या चल रहा भाई, समेशन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट और एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो नहीं, आगे चलते। अब थोड़ा सा एक टर्म बनाएंगे इसकी, क्या बनाएंगे इसकी, टर्म, और ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना। वी नो दैट, क्या करते हैं हम जानते हैं कि, एक बार बोर्ड पे देखना बेटा, बड़ा डेरिवेशन है, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। आओ अब मैं तुम्हें एक चीज कह रहा हूं, यदि मैं उसका डेरिवेटिव करूं, किसका, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और किसका करूं, इस ऊपर वाली टर्म का, यानी ई की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंस, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, और माइनस एन एक्स का क्या होगा, माइनस का एन।
तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस एन एक्सपोनेंशियल और माइनस का एन एक्स। अब ये यूज होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, यूज होगी। ऊपर इक्वेशन कितनी दे चुके हैं अपन, 2 दे चुके हैं ना, 2 दे चुके हैं ना। इसको अपन देंगे कितनी, 3, और इसको कितना देंगे अपन, 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 व 4 से आ जाओ, आप बताएंगे कैसे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समीकरण नंबर 3 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। आओ, इधर क्या चल रहा है, एवरेज एनर्जी। इधर क्या बाहर पड़ा हुआ है, एक्स के टी। अपन ने उसके कोई भी हाथ नहीं लगाया है। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि जो आपका ये ऊपर वाली टर्म देखना एक बार आप, ये है n बराबर 0 से इनफाइनाइट और n एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। तो समेशन तो पड़े रहने दो एज इट इज, पर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह इस माइनस को इधर ले जाओ, तो n एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस। रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो जो माइनस था ना, वो माइनस तो मैं कहां लिया है, यहां, और d बाई डी एक्स को मैंने क्या कर दिया, बाहर शिफ्ट, और समेशन आपका चलता ही रहेगा n बराबर 0 से इनफाइनाइट। और अब इसके अंदर क्या आ गया, केवल e की पावर माइनस एन एक्स। ये चीज बता दो, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बाकी सब चीजें आपको आगे ओपन कर दूंगा। n बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल, मैंने किया कितना, सिर्फ n को गायब किया है। अब देखो कैसे, इसका अवकलन ये होता है। अब ऊपर देखो, n एक्सपोनेंशियल माइनस, इतनी टर्म को देखो बस आप, केवल इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये बड़ी माइनस दिक्कत कर रहा है, तो इस माइनस को इधर ले आओ। तो अब n एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की जगह क्या गया, माइनस डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एन एक्स। समेशन तो है ही एज इट इज, समेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो अपन ने क्या करा, ये माइनस यहां लगा दिया, डी बाई डी एक्स समेशन एज इट इज, और ये बताओ यहां पे कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे आगे अपन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और आगे मैथ की क्लास भी है। इस समीकरण के आगे ये मुझे बता देना, यहां तक आप राइट डाउन करो पहले आप अच्छी तरीके से, ठीक है। यहां से उतारो, हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालो। डाल दी थी कि आपने, मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर डालो। अब आगे लिखो, टू कैलकुलेट द मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर क्या लिखा था, टू कैलकुलेट द मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, नीचे वाली कॉमा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, the number of oscillators in a black body is given below. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना इंग्लिश मीडियम वाले, इस लाइन को लिखो, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट इन ब्लैक बॉडी, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट इन ब्लैक बॉडी आर फॉलोइंग। आशीष कुमार कंप्लीट, यार वो मैथ की क्लास है और कुछ नहीं है, उसके बाद क्या है, मैथ वाले सर 32 हो गए है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा, नहीं तो करवा देता। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट इन ब्लैक बॉडी आर फॉलोइंग, ये लिख लो। और आपको ऐसे थोड़ा दिक्कत लग रही है ना, तो इसको ऐसे लिखना ब्रैकेट में, एन एन बराबर, ये किसकी वैल्यू है, एन एन की वैल्यू।
नहीं तो मैं आशीष करवा देता यार, उसमें क्या दिक्कत है, कंप्लीट करवाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बट दिक्कत यही है, मैथ्स की क्लास होती है 10:30 बजे से। एनर्जी, ठीक है ना। नीचे क्या लिखोगे रे? नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अब इक्वेशन चेंज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, आगे जाके काम में लेंगे इसको ना, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 देना। इक्वेशन से चेंज कर रहे हैं ताकि आगे जाके अपन बार बार यूज ना आए, कि समीकरण नंबर 2 से बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा इंग्लिश में लिखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन एनर्जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन एनर्जी। को लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। सर क्लास लाइव देख पाते हैं, रिकॉर्डेड देखना पड़ता है? हाँ झुंझुनू से। यार क्या नाम है प्रवीण, क्लास है रिकॉर्डेड मतलब कैसे? रिकॉर्डेड भी तो रहती है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहती है भाई। इसको क्या लिखोगे रे आप? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इसको कितना नंबर दोगे रे? समीकरण नंबर 5 दोगे ना इसको? 5 दोगे ना?
सही तो दिया ना, एक सेकंड रुकना। समीकरण 4 किसको दिया अपन ने, को दिया है 3, इसको दिया है 2, इसको दिया 1 2 3 4 5 ही है, 5। बस आप टेंशन मत लो, आप खींच के चलेंगे कल से। कल संभवतः है ना अपन 1 2 न्यूमेरिकल 3 4 न्यूमेरिकल करेंगे और अपन इसका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह करेंगे और एक स्टीफन का नियम है। तो कल और परसों तक है ना ये अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पहुंच जाएंगे अपन, परसों तक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। बस इसको तो अब ओपन करना है, 2 मिनट लगेगी फटाफट। ये मीन एनर्जी आए, फिर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाएंगे और आपका रिलेजेंस, फिर स्टीफन पढ़ाएंगे। स्टीफन के बाद थोड़े से न्यूमेरिकल करवाएंगे और न्यूमेरिकल करवाने के बाद आपको करवाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, कहाँ से भाई झुंझुनू में तुम, आशीष कुमार? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपन कल सुबह, ध्यान से सुनो, अब कल शायद मेरे हिसाब से बारिश का मौसम लगभग खत्म हो जाएगा। होने को तो लगभग आज भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, पर हाँ कल संभवतः खत्म हो जाएगा। फिक्स आपकी 9:15 पे क्लास स्टार्ट करूंगा और 10:30 बजे छोड़ूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 9:15 पे। राधे राधे।